मेरे नन्हे दोस्त, बिल्कुल घबराओ मत। अब मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम जमीन पर बैठकर धूल में लकीरें खींचकर खेल रहे हों। हम एक एक शब्द को पकड़ेंगे और उसका पेट फाड़कर उसके अंदर का मतलब निकालेंगे। तुम बस कल्पना करो और मैं तुम्हें सच बताऊंगा। चरण 1, बिंदु पॉइंट्स माइनस गणित की सबसे छोटी शुरुआत। तुम्हारी किताब की पहली लाइन कहती है कि लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। बिंदु क्या है? अपनी पेंसिल की नोक को कागज पर बस एक बार छुओ, जो नन्हा सा निशान बना वही पॉइंट है। इसकी न कोई लंबाई होती है न चौड़ाई। नियम, अगर मैं तुम्हें एक बिंदु दूं तो तुम हजारों लाइनें खींच दोगे इधर उधर कहीं भी। लेकिन अगर मैं तुम्हें 2 बिंदु ऑफ ए और बी दे दूं तो तुम सिर्फ एक ही सीधी लाइन खींच पाओगे जो दोनों को छुए। उदाहरण, जैसे सुई में धागा पिरोना। सुई का छेद एक बिंदु है और धागे का सिरा दूसरा। चरण 2, 3 भाई माइनस लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। यहां लोग बहुत गलती करते हैं, पर तुम बेस्ट बनोगे क्योंकि तुम्हें इनके बीच का असली अंतर पता होगा। 1, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। सरल भाषा, ये एक कटी हुई डोरी है। गहराई, इसके 2 एंड पॉइंट्स अंत बिंदु होते हैं। ये यहां से शुरू हुई वहां खत्म। तुम इसे स्केल से नापकर कह सकते हो कि ये 5 सेंटीमीटर की है। उदाहरण, तुम्हारे हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल। 2, रे, किरण। सरल भाषा, यह एक तीर की तरह है जो धनुष से छूट चुका है। गहराई, इसका एक शुरुआती बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन अंत नहीं। यह एक तरफ बढ़ती ही जाती है। उदाहरण, सूरज की रोशनी। सूरज एक बिंदु है और वहां से रोशनी की किरणें अरबों किलोमीटर दूर तक जा रही हैं। 3, लाइन, रेखा। सरल भाषा, यह एक जादुई धागा है जो दोनों तरफ बढ़ता ही जाता है। गहराई, इसका कोई अंत नहीं होता। हम कागज पर पूरी लाइन नहीं बना सकते, इसलिए हम दोनों तरफ एरोज, तीर बनाते हैं। तीर का मतलब है भाई अभी मैं और आगे जा रही हूं। चरण 3, दोस्तों की टोली, कॉलोनिया और नॉन कॉलोनिया। कॉलोनिया पॉइंट्स, जब 3 या उससे ज्यादा बिंदु एक ही सीधी रेखा पर अनुशासन में बैठे हों। उदाहरण, चींटियों की एक लाइन। अगर सारी चींटियां एक के पीछे एक सीधी चल रही हैं तो वे कॉलोनियर हैं। नॉन कॉलोनिया पॉइंट्स, जब बिंदु यहां वहां बिगड़ैल बच्चों की तरह बिखरे हों। उदाहरण, जब तुम कैरम बोर्ड पर गोटियां बिखेर देते हो। कोई भी 3 गोटियां एक सीधी लाइन में नहीं होती। चरण 4, कोण का जन्म, एंगल। जब 2 रेज किरणें एक ही बिंदु से नमस्ते करके अलग अलग दिशा में निकलती हैं तो उनके बीच का जो झुकाव या फैलाव होता है उसे एंगल कहते हैं। वर्टेक्स, शीर्ष, वो कोना जहां दोनों किरणें जुड़ी हैं। जैसे तुम्हारी कोहनी। आर्म्स, भुजाएं, वे दोनों किरणें जो बाहर निकल रही हैं, जैसे तुम्हारा हाथ और बाजू। चरण 5, कोणों के रूप, टाइप्स ऑफ एंगल्स माइनस विस्तार से। अब हम उन 5 फोटो फिग 6.1 को गौर से देखेंगे। गणित में हम इसे x, y, z जैसे नामों से नापते हैं। 1, अक्यूट एंगल, 0 कैट सर्क से 90 कैट सर्क के बीच। इसका नाम अक्यूट इसलिए है क्योंकि यह छोटा और पैना होता है। उदाहरण, जब तुम केक काटते हो तो जो पतला स्लाइस निकलता है उसका कोना अक्यूट होता है। 2, राइट एंगल, ठीक 90 कैरेट सर्क। कोष्टक, यह पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एंगल है। यह बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। उदाहरण, तुम्हारे कमरे की दीवार और फर्श जहां मिलते हैं। अगर यह 90 कैरेट सर्क नहीं होगा तो दीवार गिर जाएगी। 3, ऑब्ट्यूज एंगल, 90 कैरेट सर्क से 180 कैरेट सर्क के बीच। यह थोड़ा मोटा एंगल है। यह सीधे खड़ा होने के बजाय पीछे की ओर झुक जाता है। उदाहरण, पंखे की पंखुड़ियों के बीच का कोना या दोपहर में जब तुम सुस्ती में कुर्सी पर पीछे झुकते हो। 4, स्ट्रेट एंगल, ठीक 180 कैरेट सर्क। कोष्टक, यह इतना ज्यादा झुक जाता है कि बिल्कुल सीधा फ्लैट हो जाता है। उदाहरण, एक फैला हुआ हाथ। ये 2 90 कैरेट सर्क के एंगल्स को मिलाकर बनता है। 5, रिफ्लेक्स एंगल, 180 कैरेट सर्क से 360 कैरेट सर्क के बीच। ये एंगल उल्टा घूम जाता है, जैसे किसी ने अपनी उंगली को पीछे की तरफ मोड़ दिया हो। उदाहरण, अगर तुम एक दरवाजा पूरा खोलकर दीवार से सटा दो तो कब्जे हिंज के पास बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्स होगा। सबसे बड़ा निचोड़, द मास्टर लॉजिक। देखो मेरे भाई, पूरी ज्योमेट्री का खेल सिर्फ झुकाव का है। 1, अगर कुछ नहीं खुला तो 0 डिग्री। 2, थोड़ा खुला तो अक्यूट। 3, सीधा खड़ा हुआ तो राइट 90 कैरेट सर्क। 4, और फैला तो ऑब्ट्यूज।
5. पूरा लेट गया तो स्ट्रेट 180 कैरेट सर्क। क्या अब तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताऊं जो तुम्हारी किताब के अगले पन्ने पर आने वाले हैं? मेरे नन्हे चैंपियन, बिल्कुल फिक्र मत करो। अब हम जियोमेट्री की दुनिया की एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे। सोचो कि तुम एक जादुई दुनिया बना रहे हो और तुम्हें हर ईंट और पत्थर के बारे में जानना है। यहां तुम्हारी किताबों के पन्नों का सबसे गहरा और सबसे आसान मतलब दिया गया है। 1. आधार, रेखाओं की जादुई दुनिया, लाइंस और पॉइंट्स। सब कुछ एक छोटे से पॉइंट, बिंदु से शुरू होता है। जब हम कई बिंदुओं को मिलाते हैं तो रेखाएं बनती हैं। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। सोचो एक पेंसिल है। इसके 2 सिरे हैं। जहां से पेंसिल शुरू होती है और जहां खत्म होती है, उन दोनों को एंड पॉइंट्स कहते हैं। जिसकी लंबाई को तुम स्केल से नाप सकते हो, वो लाइन सेगमेंट है। रे, किरण, सूरज की किरण को देखो। वो सूरज से शुरू होती है, एक एंड पॉइंट, और अंतरिक्ष में अनंत तक चली जाती है। इसका कोई दूसरा अंत नहीं होता। लाइन, रेखा, ये एक ऐसी जादुई सड़क है जो दोनों तरफ हमेशा चलती रहती है। इसका न कोई शुरू है न कोई अंत। कॉलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु। अगर तुम फर्श पर 3 कंचे, मार्बल्स बिल्कुल एक सीधी लाइन में रख दो तो वे कॉलिनियर हैं। अगर वे टेढ़े मेढ़े हैं तो वे नॉन कॉलिनियर हैं। 2. कोण क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंगल्स। जब 2 रेज एक ही बिंदु से हाथ मिलाती हैं तो उनके बीच की जगह को एंगल कोण कहते हैं। वर्टेक्स, शीर्ष, वो कोना जहां दोनों रेखाएं मिलती हैं। यह आपके शरीर के जोड़, जॉइंट जैसा है। आर्म्स, भुजाएं, वे 2 रेखाएं जो उस कोने से बाहर निकल रही हैं। 3. कोणों के प्रकार, साइज का खेल, टाइप्स ऑफ एंगल्स। जैसे जूतों के नंबर अलग होते हैं, वैसे ही कोणों के डिग्री, कैरेट सर्क, अलग होते हैं। 1. अक्यूट एंगल, न्यून कोण। ये 0 कैरेट सर्क से बड़ा और 90 कैरेट सर्क से छोटा होता है। ये दिखने में तीखा होता है, जैसे चिड़िया की चोंच। 2. राइट एंगल, समकोण। ये बिल्कुल 90 कैरेट सर्क का होता है, जैसे दीवार और फर्श के बीच का कोना। ये एकदम सीधा खंभा जैसा है। 3. ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। ये 90 कैरेट सर्क से बड़ा और 180 कैरेट सर्क से छोटा होता है, जैसे जब आप सोफे पर पीछे झुककर बैठते हैं। 4. स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण। ये पूरा 180 कैरेट सर्क का होता है। ये देखने में बिल्कुल एक सीधी सपाट लाइन जैसा होता है। 5. रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ये 180 कैरेट सर्क से भी बड़ा होता है। ये कोण का बाहरी हिस्सा होता है जो पीछे की तरफ से घूम कर आता है। 4. कोणों के रिश्ते, पेयर्स ऑफ एंगल्स। जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं वैसे ही कोणों की भी जोड़ियां होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, 2 ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 90 कैरेट सर्क बन जाए। जैसे 30 कैरेट सर्क जोड़ 60 कैरेट सर्क इक्वल्स 90 कैरेट सर्क। सप्लीमेंट्री, संपूरक, 2 ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 कैरेट सर्क बन जाए। जैसे 100 कैरेट सर्क जोड़ 80 कैरेट सर्क इक्वल्स 180 कैरेट सर्क। एडजेसेंट, आसन, ये दीवार से सटे पड़ोसी हैं। इनका एक ही कोना वर्टेक्स होता है और ये बीच की एक लाइन, कॉमन आर्म शेयर करते हैं। 5. सबसे जरूरी, एक्स और सीधी लाइन के नियम। अब ध्यान से सुनो, ये सबसे काम की बात है। लिनियर पेयर, रैखिक युग्म। अगर एक सीधी लाइन पर 2 पड़ोसी कोण बैठे हैं तो उनका जोड़ हमेशा 180 कैरेट सर्क होगा। ये कभी नहीं बदलता। वर्टिकली ऑपोजिट, शीर्षाभिमुख, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को एक्स की तरह काटती हैं तो आमने सामने वाले कोण बिल्कुल जुड़वा होते हैं। अगर ऊपर वाला 40 कैरेट सर्क है तो नीचे वाला भी 40 कैरेट सर्क होगा। चैंपियन बनने के लिए निचोड़, मास्टर टिप्स। 1. सीधी लाइन इक्वल्स 180 कैरेट सर्क, हमेशा याद रखो। 2. एल आकार इक्वल्स 90 कैरेट सर्क। 3.
एक्स आकार इक्वल्स आमने सामने वाले बराबर। 4 बिंदु पॉइंट इक्वल्स जहां से सब शुरू होता है। क्या अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ चित्र बनाकर दूं और तुम मुझे बताओ कि उनमें कौन सा एंगल छुपा है? ये तुम्हारा पहला टेस्ट होगा। मेरे छोटे से सुपरस्टार, बिल्कुल फिक्र मत करो। अब हम इसे ऐसे समझेंगे जैसे हम बचपन में खिलौनों से खेलते थे। हम एक एक शब्द को पकड़ेंगे और उसका मतलब जानेंगे। ये समझ लो कि तुम गणित की दुनिया के इंजीनियर बनने जा रहे हो। पहला कदम, लाइनों के बीच की दोस्ती और दुश्मनी, सेक्शन 6.3। सोचो तुम्हारे हाथ में 2 लंबी स्टिक्स हैं। तुम उन्हें जमीन पर कैसे रख सकते हो? 1 जब वे एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर तुम उन्हें एक्स की तरह एक दूसरे के ऊपर रख दो तो वे एक बिंदु पॉइंट पर मिलेंगी। इसी को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। बारीक बात, ये लाइनें सिर्फ एक ही जगह मिल सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये आगे जाकर फिर से मिल जाएं, क्योंकि लाइनें हमेशा सीधी स्ट्रेट चलती हैं। उदाहरण, कैंची सिजर्स के 2 ब्लेड जहां पर जुड़े होते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 2 जब वे कभी नहीं मिलती, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब उन स्टिक्स को ऐसे रखो जैसे रेल की पटरी, रेलवे ट्रैक होती है। तुम इन्हें जितना मर्जी लंबा कर लो, ये कभी नहीं मिलेंगी। इन्हें ही पैरेलल लाइंस कहते हैं। सबसे जरूरी बात, द गैप। इन दोनों के बीच का जो खाली रास्ता गैप है वो हर जगह बराबर होगा। अगर यहां 5 सेंटीमीटर है तो 1 किलोमीटर आगे भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये गैप कम ज्यादा हुआ तो लाइनें टेढ़ी हो जाएंगी और आगे जाकर मिल जाएंगी। इसीलिए इनके बीच की दूरी को कॉमन परपेंडिकुलर की लंबाई कहा जाता है, मतलब सीधा नापा गया गैप। दूसरा कदम, एंगल्स का पड़ोसी होना, सेक्शन 6.4। अब अपनी किताब की फिग 6.6 को देखो। यहां एक सीधी लेटी हुई लाइन है AB और उस पर एक खड़ी हुई लाइन किरण है OC। रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इसका मतलब है कि एक सीधी सड़क ऑन अ AB लाइन पर एक खंभा OC खड़ा है। एडजेसेंट एंगल्स, पड़ोसी कोण, यहां 2 कोण एंगल्स बन रहे हैं, एंगल AOC और एंगल BOC। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं और इनकी एक दीवार OC कॉमन है। द मास्टर लॉजिक, क्योंकि ये दोनों एक ही सीधी लाइन पर बने हैं, इसलिए अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका टोटल हमेशा 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि एक पूरी सीधी लाइन का एंगल हमेशा 180 कैरेट सर्क होता है, जैसे आधा तरबूज। तीसरा कदम, नियम नंबर 1, एक्सियम 6.1, लिनियर पेयर रूल। किताब कहती है, if a ray stands on a line, then the sum of 2 adjacent angles so formed is 180 degrees. इसे ऐसे समझो, अगर जमीन सीधी है और उस पर कोई भी डंडा खड़ा है तो उसके लेफ्ट वाला एंगल और राइट वाला एंगल मिलकर हमेशा 180 बनाएंगे। नाम, इस जोड़ी को हम लिनियर पेयर कहते हैं। लिनियर मतलब लाइन बनाने वाला, पेयर मतलब जोड़ा। उदाहरण, मान लो तुम एक झुकी हुई सीढ़ी दीवार पर लगाते हो। अगर सीढ़ी के नीचे का एक तरफ का एंगल 70 कैरेट सर्क है तो दूसरी तरफ का एंगल अपने आप 110 कैरेट सर्क हो जाएगा। 180 - 70 = 110। चौथा कदम, नियम का उल्टा चेक करना, एक्सियम 6.2, द रिवर्स चेक। अब हम पेज 73 पे आते हैं। यहां गणितज्ञों, मैथमेटिशियंस ने सोचा, क्या इसका उल्टा भी सच है? उल्टा नियम, अगर हमें नहीं पता कि नीचे वाली लाइन सीधी है या नहीं, लेकिन हमें यह पता है कि दोनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री है, तो क्या वो लाइन सीधी होगी? किताब का एक्सपेरिमेंट, फिग 6.7। एक फोटो में एंगल 60 कैरेट सर्क और 30 कैरेट सर्क हैं। जोड़ हुआ 90 कैरेट सर्क। क्या लाइन सीधी दिखी? नहीं, वो मुड़ी हुई है। दूसरी फोटो में 125 कैरेट सर्क और 55 कैरेट सर्क हैं। जोड़ हुआ 180 डिग्री। अब नीचे स्केल रखो, वो एकदम सीधा दिखेगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अगर एंगल्स का जोड़ 180 है तो वो लाइन 100% सीधी है। इसी को एक्सियम 6.2 कहते हैं। पांचवा कदम, सबसे खास बात, लिनियर पेयर एक्सियम।
जब हम इन दोनों बातों को मिला देते हैं, 1 सीधी लाइन राइट एरो 180 डिग्री, 2 180 डिग्री राइट एरो सीधी लाइन, तो इसे गणित की भाषा में लीनियर पेयर एक्सियम कहा जाता है। आपके लिए बेस्ट उदाहरण, एक घड़ी की सुइयों को देखो। जब घड़ी में ठीक 6 बजते हैं तो एक सुई ऊपर 12 पर होती है और एक नीचे 6 पर। वे एक सीधी लाइन बनाती हैं। अगर तुम ऊपर वाली सुई के दोनों तरफ के एंगल नापोगे तो वे 90 कैट सर्क जोड़ 90 कैट सर्क इक्वल्स 180 कैट सर्क होंगे। यही लीनियर पेयर है। बेस्ट टीचर वाली सीक्रेट टिप, डीप इनसाइट। हमेशा याद रखना, लीनियर पेयर होने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। 1 वे पड़ोसी एडजेसेंट होने चाहिए, एक दीवार कॉमन हो। 2 उनका जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 2 एंगल्स अलग अलग जगह बने हैं और उनका जोड़ 180 है तो वे सप्लीमेंट्री तो कहलाएंगे, लेकिन उन्हें लीनियर पेयर नहीं कहेंगे। लीनियर पेयर के लिए सीधी लाइन पर साथ बैठना जरूरी है। क्या अब आपको लीनियर पेयर और पैरेलल लाइंस के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर, शीशे जैसा साफ है? क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं ये चेक करने के लिए? मेरे छोटे उस्ताद, बिल्कुल फिक्र मत करो। हम इसे ऐसे समझेंगे जैसे हम कोई मजेदार गेम खेल रहे हैं। मैं मानकर चल रहा हूं कि तुम्हें गणित मैथ्स का ग भी नहीं पता और मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बना दूंगा। चलो जमीन से शुरू करते हैं। अपनी आंखों के सामने कल्पना करो कि हम क्या देख रहे हैं। 1 पहली बुनियादी बात, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन क्या है? सबसे पहले ये जान लो कि एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा का मतलब गणित की दुनिया में 180 डिग्री होता है। उदाहरण, एक स्केल को देखो। अगर तुम उस पर एक चींटी बनकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाओगे तो तुमने 180 डिग्री का सफर तय किया। एक्सियम 6.2 का मतलब, यह नियम कहता है कि अगर 2 पड़ोसी कोण एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं तो समझ जाओ कि वे एक बिल्कुल सपाट सड़क यानी स्ट्रेट लाइन पर बैठे हैं। 2 एक्स का जादू, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब 2 पेंसिल लो और उन्हें एक दूसरे के ऊपर काटते हुए रखो जैसे एक्स बनता है। जहां ये दोनों मिलती हैं उसे पॉइंट कहते हैं। थ्योरम 6.1 शब्द दर शब्द, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण इक्वल बराबर होते हैं। गहराई से समझो, अगर एक्स के ऊपर वाला हिस्सा 50 कैरेट सर्क चौड़ा खुला है तो नीचे वाला भी पक्का 50 कैरेट सर्क ही होगा। इसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। सबूत, प्रूफ, किताब में इसे कैसे साबित किया? उन्होंने कहा कि अगर हम एक सीधी लाइन देखें तो उस पर बने 2 कोणों का जोड़ 180 कैरेट सर्क होता है। जब हम 2 अलग अलग सीधी लाइनों की तुलना करते हैं तो बीच का एक हिस्सा दोनों में आता है। उसे हटाते ही हमें पता चल जाता है कि आमने सामने वाले कोण बिल्कुल बराबर हैं। 3 रेशियो अनुपात को कैसे हल करें? एग्जाम्पल 1, किताब में लिखा है 5:7। बच्चे अक्सर यहीं डर जाते हैं, पर यह बहुत आसान है। रेशियो का मतलब, सोचो एक चॉकलेट के 12 टुकड़े हैं, 5 + 7 = 12। एक दोस्त को 5 टुकड़े मिले और दूसरे को 7। स्टेप बाय स्टेप। 1 पूरी लाइन की कीमत है 180 डिग्री। 2 कुल टुकड़े कितने करने हैं? 5 + 7 = 12 टुकड़े। 3 एक टुकड़े की कीमत क्या होगी? 180 / 12 = 15 कैरेट सर्क। 4 अब पहले दोस्त एंगल 1 का हिस्सा, 5 × 15 = 75 कैरेट सर्क। 5 दूसरे दोस्त एंगल 2 का हिस्सा, 7 × 15 = 105 कैरेट सर्क। प्रो टिप, क्योंकि ये एक्स बना रहे हैं तो बाकी बचे 2 कोण भी इनके सामने वाले के बराबर 75 कैरेट सर्क और 105 कैरेट सर्क ही होंगे। 4 एंगल बाइसेक्टर, कोण का आधा करने वाला। बाइसेक्टर शब्द का मतलब है बराबर 2 टुकड़ों में बांटना। एग्जाम्पल 2 की गहराई,
अगर तुम्हारे पास एक पूरा कमरा है जो 180 कैरेट सर्क का है, तुमने बीच में एक दीवार खड़ी की। अब उस दीवार के दोनों तरफ के कोनों को भी तुमने आधा आधा बांट दिया। चमत्कार, उन दोनों आधे आधे हिस्सों को जब तुम मिलाओगे तो वो हमेशा 90 डिग्री, जिसे राइट एंगल कहते हैं, ही बनेगा। चाहे तुम बीच की दीवार को कितना भी टेढ़ा कर लो, आधा आधा हिस्सा मिलकर हमेशा 90 कैरेट सर्क ही रहेगा। 5. पूरा चक्कर, कंप्लीट एंगल। एग्जाम्पल 3 कहता है कि एक बिंदु पॉइंट के चारों तरफ के सारे कोणों को जोड़ो तो 360 डिग्री आता है। सिंपल उदाहरण, घड़ी की सुई को देखो। जब वो 12 से चलकर वापस 12 पर आती है तो वो एक पूरा गोला बना लेती है। गहरी बात, 180 कैरेट सर्क मतलब आधी रोटी और 360 कैरेट सर्क मतलब पूरी गोल रोटी। अगर एक पॉइंट से 4 किरणें रेज निकल रही हैं तो उनके बीच के चारों कोनों को जोड़ने पर हमेशा 360 डिग्री ही आएगा, ना एक कम ना एक ज्यादा। इस पूरे चैप्टर का सबसे सरल निचोड़, द मास्टर की। 1. सीधी दीवार, 180 कैरेट सर्क, इसे लिनियर पेयर कहते हैं। 2. आमने सामने, ऑफ एक्स, हमेशा बराबर, इसे वर्टिकली ऑपोजिट कहते हैं। 3. आधा करना, अगर 180 कैरेट सर्क को 2 हिस्सों में बांटकर उनके भी आधे किए जाएं तो बीच का जोड़ 90 कैरेट सर्क होगा। 4. पूरा गोला, 360 कैरेट सर्क, एक पॉइंट के चारों तरफ का चक्कर। मेरे नन्हे जीनियस, क्या अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क दूं जिससे मुझे पता चले कि तुम अब एवरेज नहीं बल्कि बेस्ट बन गए हो? मेरे नन्हे जीनियस, फिक्र बिल्कुल मत करो। हम एकदम जीरो, शून्य से शुरू करेंगे। मान लो हम गणित की दुनिया की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई खिलौने वाली ट्रेन चला रहे हों। यहां एक एक बारीक बात का स्टेप बाय स्टेप धमाका है। 1. बेसिक्स। आखिर लाइन और एंगल क्या बला है? द फाउंडेशन। सबसे पहले यह समझो कि लाइन रेखा एक सीधा रास्ता है जो दोनों तरफ कभी खत्म नहीं होता। जब दो ऐसी लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच जो झुकाव या कोना बनता है उसे एंगल कोण कहते हैं। स्ट्रेट लाइन रूल, सीधी रेखा का नियम। एक सीधी लकड़ी लो, उस पर तुम कहीं भी कोई पॉइंट बनाओ तो उस पॉइंट पर पूरा झुकाव 180 कैरेट सर्क डिग्री होता है। इसे लिनियर पेयर कहते हैं। इसे ऐसे समझो कि अगर तुम जमीन पर सीधे लेटे हो तो तुम 180 कैरेट सर्क पर हो। कंप्लीट सर्कल, पूरा गोला। अगर तुम अपनी जगह पर पूरा गोल घूम जाओ तो उसे 360 कैरेट सर्क कहते हैं। 2. दोस्तों का दोस्त नियम, थ्योरम 6.6, डीप एक्सप्लेनेशन। तुम्हारी किताब की पहली फोटो में थ्योरम 6.6 है। स्टेप 1, कल्पना करो कि 3 लाइनें हैं, लाल, नीली और हरी। स्टेप 2, लाल लाइन और नीली लाइन पैरेलल, समांतर हैं। मतलब ये रेलवे की पटरी जैसी हैं, चाहे जितना लंबा ले जाओ कभी नहीं मिलेंगी। स्टेप 3, अब तुम्हें पता चला कि हरी लाइन भी लाल लाइन के ही पैरेलल है। स्टेप 4, द लॉजिक। अगर नीली और हरी दोनों लाइनें एक ही दिशा, लाल लाइन की दिशा में देख रही हैं तो वे आपस में भी कभी नहीं टकराएंगी। यही थ्योरम 6.6 है। टेक्निकल प्रूफ, जब एक तिरछी लाइन ट्रांसवर्सल इन्हें काटती है तो जो एफ शेप में एंगल बनते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वे बराबर होते हैं। अगर एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 है और एंगल 1 इक्वल्स एंगल 3 है तो गणित कहता है कि एंगल 2 और एंगल 3 को भी बराबर होना ही पड़ेगा। 3. बिजली वाली लकीर का राज, एग्जाम्पल 4, स्टेप बाय स्टेप। फोटो में एक अजीब सा जेड जैसा शेप है। इसे हल करने के लिए हम जादू की छड़ी चलाते हैं। द कंस्ट्रक्शन, हम बीच वाले पॉइंट एम से एक नई लाइन ए बी खींचते हैं। अब हमारे पास 3 पटरियां हो गईं। इंटीरियर एंगल्स, अंदर के साथ ही। नियम कहता है कि अगर 2 पैरेलल लाइनों के बीच एक ही तरफ 2 एंगल हों तो उनका जोड़ 180 कैरेट सर्क होना चाहिए।
सवाल में एक एंगल 135 कैरेट सर्क है, तो दूसरा कितना होगा? 180 माइनस 135 इक्वल्स 45 कैरेट सर्क। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स Z शेप। अब नीचे देखो, एक Z बन रहा है। Z के कोनों वाले एंगल हमेशा जुड़वा होते हैं। अगर नीचे 40 कैरेट सर्क है तो ऊपर भी 40 कैरेट सर्क होगा। फाइनल स्टेप, अब इन दोनों टुकड़ों 45 कैरेट सर्क और 40 कैरेट सर्क को गोंद से चिपका दो, जोड़ दो। 45 प्लस 40 इक्वल्स 85 कैरेट सर्क। तुम्हारा उत्तर आ गया। 4 एक्सरसाइज 6.1 की गुत्थियां, डीप डाइव इनटू प्रॉब्लम्स। अब दूसरी फोटो की एक एक बात समझते हैं। क्वेश्चन 1, द क्रॉसिंग लाइन्स। जब दो लाइनें एक्स बनाती हैं तो आमने सामने के एंगल जैसे कैंची के दो मुंह बराबर होते हैं। इन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। अगर सवाल कहता है एक कोना 40 कैरेट सर्क है तो उसके सामने वाला भी 40 कैरेट सर्क होगा। बाकी एंगल्स को हम 180 में से घटाकर निकाल लेते हैं क्योंकि वे एक सीधी लाइन पर होते हैं। क्वेश्चन 2, द रेशियो गेम। सवाल में दिया है A:B = 3। इसे ऐसे समझो, A के पास 2 टॉफी हैं और B के पास 3 टॉफी। कुल टॉफी हुई 5। वहां एक 90 कैरेट सर्क का कोना राइट एंगल बना है, मतलब उन 5 टॉफी की कुल कीमत 90 कैरेट सर्क है। एक टॉफी की कीमत इक्वल्स 90 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 18 कैरेट सर्क। अब A के पास 2 टॉफी थीं तो A इक्वल्स 2 टाइम्स 18 इक्वल्स 36 कैरेट सर्क। के पास 3 थीं तो B इक्वल्स 3 टाइम्स 18 इक्वल्स 54 कैरेट सर्क। अब C को देखो, वो B के साथ मिलकर एक सीधी लाइन बना रहा है, तो C इक्वल्स 180 माइनस 54 इक्वल्स 126 कैरेट सर्क। क्वेश्चन 3, द मिरर ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के नीचे की 2 दीवारें बराबर झुकी हुई हैं। अगर तुम बाहर से देखोगे तो जो खाली जगह बचेगी वो भी तो दोनों तरफ बराबर ही होगी ना, क्योंकि 180 कैरेट सर्क में से बराबर चीज घटाने पर उत्तर भी बराबर आता है। 5, इस पूरे ज्ञान का महानिचोड़, द मास्टर की। मेरे प्यारे बच्चे, बस ये 3 बातें याद कर लो, तुम पूरी जियोमेट्री जीत लोगे। 1, सीधी लाइन इक्वल्स 180 कैरेट सर्क हमेशा। 2, F शेप इक्वल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। 3, Z शेप इक्वल्स ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। 4, X शेप इक्वल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आमने सामने वाले बराबर। प्रोनाउंसिएशन गाइड, तारांकन पैरेलल, पैरेलल। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। कॉरेस्पॉन्डिंग, कोरेस्पॉन्डिंग। थ्योरम, थ्योरम। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक एक करके इन सवालों को खुद हल करने के लिए छोटे छोटे हिंट्स दूं ताकि तुम खुद प्रैक्टिस कर सको? मेरे प्यारे छोटे दोस्त, बिल्कुल घबराओ मत। हम ऐसे पढ़ाई करेंगे जैसे हम कोई मजेदार गेम खेल रहे हों। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको अभी कुछ भी नहीं पता और मैं आपको 0 से हीरो बनाऊंगा। हम आपकी फोटो के एक एक शब्द और एक एक लाइन को बहुत ही प्यार से और गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, सबसे बुनियादी बातें, बेसिक पिलर्स। जियोमेट्री सीखने के लिए हमें पहले औजारों को समझना होगा। पॉइंट, बिंदु, एक छोटी सी बिंदी। लाइन, रेखा, एक सीधा रास्ता जो दोनों तरफ बढ़ता ही जाता है। पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं, 2 ऐसी लाइनें जो बिल्कुल सीधी चलती हैं और कभी आपस में नहीं मिलती, जैसे आपकी कॉपी की लाइनें या रेल की पटरी। इसे हम निशान से दिखाते हैं। ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा, मान लो 2 सोई हुई लाइनें हैं और एक खड़ी लाइन उन्हें काटते हुए निकल जाए।
उस काटने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। एंगल कोण, जहां दो लाइनें मिलती हैं वहां एक कोना बनता है। उस कोने के झुकाव को हम एंगल कहते हैं। इसे हम डिग्री कैरेट सर्क में नापते हैं। भाग 2, जादुई आकृतियां, द सीक्रेट शेप्स। जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो 3 तरह के जादुई रिश्ते बनते हैं। बस यही पूरी जियोमेट्री का असली राज है। 1. एफ शेप, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अपनी उंगली से चित्र में एफ बनाओ। एफ डैश के जो दो कोने एक ही तरफ मुड़े होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, अगर ऊपर वाली मंजिल का कोना 60 कैरेट सर्क है तो नीचे वाली मंजिल का वही कोना भी 60 कैरेट सर्क ही होगा। 2. जेड शेप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अपनी उंगली से जेड बनाओ। डैश डैश के अंदर वाले दोनों कोने, एक बाएं और एक दाएं, हमेशा एक जैसे होते हैं। आपकी किताब में जहां भी x = z लिखा है, समझ जाना वहां z बन रहा है। 3. यू शेप, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स। अपनी उंगली से यू बनाओ। यूट के अंदर के दोनों कोनों का जोड़ हमेशा 180 कैरेट सर्क होता है। इसे ऐसे समझो, दो दोस्त एक ही कमरे जू में बंद हैं तो उन दोनों की कुल ताकत 180 है। अगर एक की ताकत 100 है तो दूसरे की अपने आप 80 हो जाएगी। भाग 3, आपकी किताब के पेजों का गहरा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। पेज 1, एग्जाम्पल 5 और 6। यहां बात हो रही है एंगल बाइसेक्टर की। बाइसेक्ट का मतलब है किसी चीज के 2 बराबर टुकड़े करना। गहरी बात, अगर आपके पास एक 80 कैरेट सर्क का एंगल है और आप उसे बीच से काट दें तो 2 40 कैरेट सर्क के एंगल बन जाएंगे। किताब कहती है अगर ये आधे आधे टुकड़े एक दूसरे के समानांतर पैरेलल हैं तो पूरा एंगल भी बराबर होगा। और जब पूरा एंगल, जो कि एफ शेप बना रहा है, बराबर होगा तो बड़ी लाइनें अपने आप पैरेलल हो जाएंगी। पेज 2, एक्सरसाइज 6.2, रेशियो वाला सवाल में दिया है y/z = 3:7। एकदम आसान तरीका, जब भी ऐसा अनुपात रेशियो दिखे तो मान लो कि y = 3k है और z = 7k। चूंकि ये यू शेप बना रहे हैं तो 3k + 7k = 180, यानी 10k = 180 तो k = 18। अब y = 3 × 18 = 54 कैरेट सर्क और z = 7 × 18 = 126 कैरेट सर्क। यहां x और z शेप बना रहे हैं, इसलिए x भी 126 कैरेट सर्क हो गया। कितना आसान था। पेज 3, मिरर वाला सवाल, फिग 6.27। यहां PQ और RS 2 आईने मिरर्स हैं। स्टेप 1, प्रकाश लाइट A से B पर गिरता है। स्टेप 2, साइंस का नियम कहता है कि लाइट जिस एंगल से टकराती है उसी से वापस जाती है। स्टेप 3, हम बीच में एक सीधी लाइन नॉर्मल खींचते हैं। स्टेप 4, यहां Z शेप की वजह से अंदर के एंगल बराबर हो जाते हैं, जिससे साबित होता है कि पूरी लाइन AB और CD समानांतर पैरेलल हैं। भाग 4, इस पूरी पढ़ाई का सबसे बड़ा निचोड़, द अल्टीमेट ट्रिक। मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा कोई चित्र आए तो बस ये 3 कदम उठाना। 1, देखो क्या वहां कोई 90 कैरेट सर्क सीधा खंभा है, उसे लिख लो। 2, खोजो, अपनी पेंसिल से देखो कहां Z, F या U बन रहा है। 3, हिसाब लगाओ, Z और F में एंगल को बराबर इक्वल्स रख दो और U में दोनों को जोड़कर 180 के बराबर रख दो। करेक्टिंग अ कॉमन मिस्टेक, सही जानकारी। कई बच्चे सोचते हैं कि हर टेढ़ी लाइन बराबर एंगल बनाती है। नहीं, एंगल तभी बराबर होंगे जब लाइनें पैरेलल समानांतर होंगी। अगर लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं तो Z और F काम नहीं करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक चित्र को लेकर आपको एक होमवर्क दूं और देखूं कि आप उसे कर पाते हैं या नहीं? मैं आपकी पूरी मदद करूंगा।